कड़ी में हम एंडेल्डो के केस का जिक्र कर रहे थे। एंडेल्डो अपनी आयु से कहीं ज़्यादा परिपक्व था। एक्चुअल में एंडेल्डो धरती की आत्मा थी ही नहीं, वो किसी अंधेरे शांत बौद्धिक जगत का प्राणी था। इनका संसार तर्क शक्ति और न्यायशास्त्र के प्रति समर्पित था। अब बौद्धिक जगत में होते हुए भी इनकी जाति असंवेदनशील थी। इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे इनकी जाति वहाँ से खत्म होने लगी। बाद में एंडेल्डो ने खुद को एक प्रकाशपूर्ण संसार में स्थानांतरित करने को कहा, जहाँ वो एक संवेदनशील प्राणी के रूप में देह धारण कर सके। तब उसे धरती पे भेज दिया गया। अब धरती पे जब उसका पहला देह धारण हुआ, उस समय बेबीलोन उदय हो रहा था, यानी ये लगभग 2500 ईसा पूर्व का समय रहा होगा जब एंडेल्डो पहली बार धरती पे आया। ये बेबीलोन बगदाद से तकरीबन 80-90 किलोमीटर और दक्षिण चले जाइए, उधर पड़ेगा। खैर, एंडेल्डो का जो नया अनुबंध था जिस पे वो इस समय काम कर रहा था, वो एक बिल्ली जैसे छोटे से जीव के लिए मस्तिष्क ऊतक की रचना करना था। एंडेल्डो ने यह भी बताया कि वो व्यवहारगत प्रक्रियाओं के नमूनों को देखने और उसके अध्ययन के लिए ऊर्जा का जाल बनाता है। इस काम में उसे ये भी सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं वो 6 वोल्ट की प्रणाली में 12 वोल्ट की बैटरी न जोड़ दे। उसके सत्र के दौरान ये भी पता चला कि कुछ लोगों में ग्रहीय चुंबकीय ऊर्जा बौद्धिक व्यवहार को प्रभावित करती है। अब इन सब जानकारियों से डॉक्टर न्यूटन को लगा कि वो डिज़ाइन विशेषज्ञ बनना चाहता होगा। पूछ भी लिया उन्होंने, एंडेल्डो, तुम शिक्षण या डिज़ाइन में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हो? इस पे माध्यम हंसते हुए कहता है, दोनों में से कोई भी सच नहीं है। मैं एक नीति शास्त्री बनने का प्रशिक्षण ले रहा हूँ। ओह, किंतु तुम्हारे प्रारंभिक अध्ययन के वो 2 क्षेत्र जिसके बारे में बस अभी हमने बात की है। इस पे माध्यम कहता है कि इन्हें पूर्व अपेक्षाओं के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था ताकि मैं अधिक प्रभावशाली नीति शास्त्री बन सकूं। बुद्धिमान प्राणियों की नैतिक संहिता के साथ कार्य करना मेरा शौक है। इस पर डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि नैतिकता, जीवन मूल्यों और व्यवहार के मानदंडों की समीक्षा करना शिक्षा देने वाले सभी मार्गदर्शकों के कार्य का आधार नहीं होता तो है, किंतु नैतिक सिद्धांत निष्पक्ष मूल्यों से संबंध रखने के कारण मानवीय विकास के लिए अत्यावश्यक होते हैं और इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है। आमतौर पर प्रत्येक सभा में एक नीति शास्त्री होता ही है। अच्छा एंडेल्डो, तुमने धरती पे आने से पहले दूसरे जगत पर इतना अधिक समय क्यों व्यय किया? इस पर एंडेल्डो ने कहा कि अन्य बौद्धिक समाज की नैतिकता में प्रवीण होना किसी नीति शास्त्री के लिए अच्छा प्रशिक्षण होता है। ठीक है एंडेल्डो, मगर मुझे ये बताओ कि उनके द्वारा धरती से कितने विद्यार्थी आत्माएं तुम्हें दी गई थी जब तुमने जिंदगियों के बीच अपने वास्तविक कर्तव्य को आरंभ किया? प्रारंभ में तो केवल 2, और मेरा अनुमान है कि वे बहुत युवा आत्माएं होंगी। क्यों? जी, किंतु इसके बाद सब कुछ बदल गया और अब मेरे पास मध्यम स्तर की 18 आत्माएं हैं। इस पर डॉक्टर न्यूटन को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें स्तर 3 की आत्माओं के साथ कार्य करने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि तुमने स्वयं धरती पे पुनर्जन्म लेना अभी बंद नहीं किया है? इस पे माध्यम ने कहा कि इसका ठीक ठाक कारण मेरा वर्तमान अनुबंध है। मैं बहुत अशांत व अविकसित आत्माओं की सहायता करने के लिए अभी पर्याप्त अनुभवी नहीं हुआ हूँ। वे मुझे ऐसे मामले नहीं देना चाहते जो वास्तव में कठिन है, क्योंकि मैं अभी तक अनुभवहीन हूँ। मैं अधिक परिपक्व आत्माओं को परामर्श दे सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से उनकी परिस्थितियों में था। अब याद है ना, बौद्धिक जगत में काफ़ी समय इन्होंने गुजारा है, तो परिपक्व आत्माओं को तो ये सलाह दे सकते हैं, पर अविकसित और अशांत आत्माएं
इनके लिए भी थोड़ी कठिन है। ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान है पर नर्सरी केजी वाले बच्चों को बहुत मुश्किल पड़ जाता है। खैर, अगला सवाल था, क्या तुम अपने विद्यार्थियों के साथ दोनों जगह पे कार्य करते हो, जब वो आत्मा लोक और धरती पे होते हैं? इस पे माध्यम दृढ़तापूर्वक कहता है कि उस अवधि में नहीं, जब वे धरती पे पुनर्जन्म ले रहे होते हैं। उनके शिक्षक मार्गदर्शकों का यह विशेषाधिकार है। मैं उनके साथ केवल आत्मा लोक में ही कार्य करता हूँ। अच्छा, लेकिन मानव समाज के लिए तुम नैतिकता को किस प्रकार से देखते हो? मुख्य रूप से क्योंकि मानव के लिए नैतिक व्यवहार से दूर हो जाना और अपने कार्य को बुद्धि संगत बनाना बड़ा सरल होता है। इस पर डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि आम व्यक्ति व्यवहारिक रूप से इस बात में इतना विश्वास करता है कि अंत में व्यक्तिगत सफलता के माध्यमों को न्यायोचित सिद्ध करता है? जी बिल्कुल। और यह भावना सर्वमुक्तिवाद के विरोधियों में ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें सर्वमुक्तिवाद और कठोर व्यक्तिवाद के बीच के द्वंद्व में कोई समाधान दिखाई देता है? जी, हम लोगों से मित्रबद्ध हैं। उन्हें सहन न कर पाने के कारण हम विश्व की बेहतरी के कार्यों से दूर हो जाते हैं। व्यक्तिगत हैसियत तथा अभिजातवाद की इच्छा वास्तव में एक प्रकार की द्वंद्व होती है, क्योंकि वह खुशियों के बराबर मानी जाती है। तो क्या तुम मानव समाज में से तकलीफ को कम करने से ऊपर निजी उद्देश्यों और निजी प्रसन्नता के लिए इच्छा रखने के बीच हमारी दुविधा को विरोध के रूप में देखते हो? इस पर माध्यम कहता है, इस ग्रह पे ये अनेक लोगों के लिए स्वार्थ की दुविधा है। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि मानव जाति परोपकारी और समतावादी नहीं होती? अरे, साधारण मनुष्य की यही दुविधा होती है। हालांकि बहुत से व्यक्ति ये नहीं सोचते कि आत्म केंद्रित होना एक समस्या होती है। धरती पर आने के लिए वो एक कड़ी परीक्षा होती है और यही कारण है कि यहाँ पर मेरा कार्य काफ़ी कठिन है। जहाँ तक नैतिकता और नीति शास्त्री की बात है, तो इनके बारे में भूलोक पर सीखे गए सबक उन आत्माओं को भुगतने पड़ते हैं जिनके भौतिक शरीर की प्रवृत्तियाँ, उनकी मूल प्रकृति व्यक्तिगत रूप से बने रहने के लिए चित्कार करती है। दूसरों का दुख दर्द उनके लिए गौण होता है। अब डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं कि तो क्या तुम मनुष्यों में सहज भलाई की भावना को नहीं देखते हो, जो एक आत्मा की चेतना से जुड़ी होती है? निस्संदेह ये मेरी विशेषज्ञता का एक प्रमुख भाग है। भलाई के इस तत्व का विकास करूं जिसे आखिरकार धरती पर कठिन परिस्थितियों के लिए सहज प्रतिक्रिया होगी। तो क्या स्वावलंबन की आवश्यकता की भावना इस ग्रह पे दूसरों के प्रति विरोध का कारण नहीं होगी? इस पर माध्यम कहता है कि यदि आत्मिक मन की विवेक शक्ति और हमारे आदर्श मूल्य एक साथ हो जाएं, तो ये एक प्रसन्न समाज को जन्म देगा। अब डॉक्टर न्यूटन एक आखिरी सवाल करते हैं। धरती पे वापस आने से पहले तुम अपने विद्यार्थियों को कौन सी सबसे बड़ी सलाह देना चाहते हो? इस पर माध्यम मुस्कुराते हुए कहता है, वे दौड़ के घोड़ों जैसे होते हैं, इसीलिए मैं उन्हें सतर्क करता हूँ कि वे धैर्य रखें और अपनी गति निर्धारित करें। मानव शरीर को नियंत्रित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा का विभाजन सावधानी पूर्वक होना चाहिए। ये नैतिकता व्यवहार का सूक्ष्म संतुलन सीखने की अवस्था होती है। जब वे धरती जैसे सघन भौतिक जगत में रहते हैं, तब उन्हें प्रभावकारी होने के उद्देश्य से इसमें विलीन होने से बचना चाहिए। यानी एंडेल्डो के अनुसार मानव शरीर को नियंत्रित करने में व्यय होने वाली ऊर्जा का विभाजन सावधानी पूर्वक होना चाहिए।
बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। यानी मानव देह है तो ऊर्जा तो व्यय होगी ही होगी, पर ध्यान इस पे होना चाहिए कि कहाँ करनी है और कहाँ नहीं। भौतिकता में ज़्यादा विलीन होने से बचना चाहिए। भावनात्मक दबाव में व्यक्ति विवेकशीलता खोने लगता है। जीवन भर अगर हम मूर्खतापूर्ण गलतियां करते रहें और लास्ट में बुद्धि जागृत ही हो जाए कि अब तक हमने जैसा किया, जीवन जैसा भी जिया, गड़बड़ था, तो जीवन के अंत में अगर चतुर हो भी जाए तो क्या होगा? इस देह का समय तो खत्म। अब दोबारा फिर से उन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। बार बार देह धारण हम करते ही रहेंगे। आखिर और क्यों होता है पुनर्जन्म? इसी वजह से तो। इसलिए समय रहते अगर चेत जाएं, हम शुरू से ही एक ठीक ठाक जीवन जिएं तो बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। हम सबके लिए सुधार का साधन है कि हम जो भी हैं उसे अधिक बेहतर बनने का प्रयास करें। हमारे आत्मिक मार्गदर्शक भी तो किसी समय में बिल्कुल हमारे जैसे थे, बाद में उन्होंने तरक्की की। एक ऐसे देह का मोह जिसका केवल एक जीवन अवधि के लिए ही अस्तित्व है, इससे तो बेहतर है कि हम आत्मिक व्यक्तित्व के विकास पे ध्यान दें, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ऐसा करने से दूसरों के साथ जुड़ने की हमारी क्षमता भी विकसित होगी और एंडेल्डो द्वारा बताई गई नैतिक उलझन के संकट से भी हम मुक्त हो जाएंगे। अब कुछ आत्माएं सामंजस्यशील होती हैं। ऐसी आत्माएं राजनेता, भविष्यवक्ता, प्रेरणादूत, कलाकार, संगीतकार या लेखक के रूप में देह धारण करती हैं। ऐसी ही एक सामंजस्यशील आत्मा थी लेरियन। लेरियन 5वें स्तर की आत्मा है और इस समय सुसंगत करने वाली आत्मा बनने का प्रशिक्षण ले रही है। अब लेरियन और डॉक्टर न्यूटन के बीच की वार्तालाप को हम अगली कड़ी में जानेंगे।